प्रिय छात्रों, अविराज आईएएस एकेडमी के साथ आज मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं और आज मैं आपसे बातें करने के क्रम में झारखंड में होने वाली राज्य स्तरीय की प्रशासनिक परीक्षा के साथ साथ हमारे संस्थान के द्वारा यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग के तहत जो परीक्षा आयोजित होती है, जैसे कि यूपीएससी की जो परीक्षा है, पीटी हो, मेंस हो, वाइवा हो, इसके फाउंडेशन कोर्सेस के साथ साथ हमारे एक संस्थान के द्वारा क्लासेस शुरू किए जा चुके हैं। आज उन संदर्भ में हमारे साथी शिक्षकों के द्वारा हर एक विषय पर जीएस पर केंद्रित करके या जो भी संबंधित सिलेबस है, चाहे यूपीएससी का हो चाहे स्टेट पीएससी का हो, इस पर केंद्रित गुणवत्तापूर्ण क्लासेस या गुणवत्तापूर्ण सामग्री, पाठ्य सामग्री, सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए हमने उस पर काम किया है। और वही सब चीज़ें रांची जैसे हमारे शहर में उन छात्रों तक पहुंचने की हमारी कोशिश हो रही है जहां छात्र दूर दराज बैठे हुए हैं और जिनसे हमारा संवाद नहीं हो पाता है। तो आज उसी कड़ी में मैं आपसे आगाज कर रहा हूं झारखंड के जेएससीसी परीक्षा को केंद्रित करके कुछ प्रश्न। ये प्रश्न लाने के पीछे हमारी कोशिश यही है कि बहुत सारे छात्र छात्राओं के द्वारा हमें ऐसा आग्रह किया गया कि सर, इस संदर्भ में कुछ ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला हम तक पहुंचाई जाए जो परीक्षा उपयोगी हो। तो फिलहाल हमारे संस्थान के द्वारा जेएससीसी को केंद्रित करके भी कुछ प्रश्नों की श्रृंखला आप तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। इसके अतिरिक्त संस्थान के द्वारा जेपीएससी के पीटी, मेंस और वाइवा अर्थात 11वीं जेपीएससी के लिए आप तक पूरी तरह से हमारी टीम मुस्तैद के साथ आपके सेवा में प्रयत्नशील है। साथ साथ यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है, आईएएस की जो परीक्षा होती है, इसके फाउंडेशन कोर्सेज भी हमारे संस्थान के द्वारा शुरू किए जा चुके हैं। तो जिन छात्र छात्राओं को अविराज आईएएस एकेडमी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी किसी स्रोतों से या सोशल मीडिया के जरिए हो गई होगी, तो मैं बता दूं कि मैं रमन सर के रूप में जो जाना जाता हूँ, हमारे निर्देशन में और तमाम शिक्षाविदों के द्वारा उक्त परीक्षाओं की तैयारी के लिए पूरी सामग्री आप तक पहुंचाने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए मैं थोड़ी देर बात कर लूँ आपसे जेएससीसी परीक्षा के फॉर्मेट पर। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जेएससीसी के द्वारा जो होने वाली जो परीक्षा है, जिसकी लंबे समय से बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, और उन्हें इस बात का थोड़ी सी आशंका भी है कि पता नहीं है परीक्षा नियत समय पर होगी या नहीं होगी। लेकिन अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं और कुछ ही महीनों के अंतराल पर जेएससीसी की परीक्षा हो जाएगी, अर्थात सचिवालय सहायक की परीक्षा हो जाएगी। ऐसी स्थिति में इस अंतिम समय से पहले एक आवश्यकता इस बात की है कि सीमित अवधि में गुणवत्तापूर्ण प्रश्नों को कैसे देखा जाए, क्योंकि 40 अंकों के झारखंड, 30 अंकों के जनरल स्टडीज, 20 अंकों के जनरल साइंस, इसके अलावा कंप्यूटर 20 अंक और इसके बाद रीजनिंग और मैथमेटिक्स, इन सबों को लेकर के कुल 150 अंकों का प्रश्नों का कलेवर तैयार किया गया है। हमारे संस्थान के द्वारा इस कड़ी में आप तक पहुंचाने की कोशिश की पहली कड़ी में मैं व्यक्तिगत तौर पर झारखंड के 40 प्रश्नों की 10 प्रश्नों की श्रृंखला आप तक प्रस्तुत करूंगा। इसके साथ साथ जनरल स्टडीज के 30 प्रश्नों को उसकी व्याख्या के समेत आप तक पहुंचाने की मेरी कोशिश होगी। साथ साथ जनरल स्टडीज के भी 20 अंक और उनकी व्याख्या भी आप तक पहुंचाने की कोशिश होगी, अर्थात जनरल साइंस। तो कुल मिलाकर के बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला मैं आप तक रखने को पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार हूँ। चलिए, उस कड़ी में मैं आपको कुछ प्रश्नों का दिखाता हूँ या प्रश्न आप मेरे साथ साझा करेंगे। यहाँ यह भी बताने की आवश्यकता है कि बदलते हुए हालात में जहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं के कलेवर में भारी भरकम बदलाव आ गया है, वहाँ आप देख रहे हैं कि एक दिवसीय परीक्षा में भी प्रश्न बेहद कॉम्प्लिकेशंस पूछे जाते हैं। अर्थात अब वन लाइनर प्रश्नों का कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ तक कि झारखंड में भी। तो प्रश्न किस तरह से होंगे, उसी को आप तक पहुँचाने की कड़ी में आज मैं कुछ प्रश्न लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरे प्रश्न के साथ आप उस व्याख्या को देखेंगे और
उसे समझने का प्रयत्न करेंगे जो परीक्षा उपयोगी होगी। तो चलिए उस कड़ी में मैं आपके स्क्रीन में पहले प्रश्न के रूप में एक प्रश्न ला रहा हूं। अब प्रश्न आपके पास आ चुका है। चलिए जेसीसी को ध्यान में रख करके पहला प्रश्न आपके समक्ष है। अब देखें, प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन सा विभाग, अब ध्यान से पढ़ें, निम्न में से कौन सा विभाग मुख्य रूप से झारखंड में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन की समस्याओं से संबंधित है। आपके सामने स्क्रीन में प्रश्न आ चुका है और इसके 4 विकल्प आपको दिए जा चुके हैं। आप पहले भलीभांति इन चारों विकल्पों का अध्ययन करें और उसके उपरांत जो है आप उसके सही विकल्प तक पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपके पास परीक्षा में भी इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे जिसमें 20 या 30 सेकंड का अंतराल पर आपको सही विकल्प या उचित विकल्प तक जाना होगा। चलिए आपके पास, आप कोशिश करते हैं। तो मैंने विकल्प दे दिया है ग्रामीण विकास विभाग, कौशल विकास विभाग, योजना सह वित्त विभाग और शहरी विकास और कल्याण। चलिए देखते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए मैं आपको बता दूं कि इसका सही विकल्प होगा ग्रामीण विकास विभाग। तो इस तरीके से आपने इसके पहले प्रश्न का सही विकल्प देख लिया। तो ग्रामीण विकास विभाग जो झारखंड सरकार का जो डिपार्टमेंट है, यही विभाग जो है मुख्य रूप से झारखंड में गरीबी और बेरोजगारी के उन्मूलन समस्याओं के निदान के लिए अधिकृत संस्था है। तो इस तरह से मैंने देखा आपको पहुंचाने की कोशिश की पहले प्रश्न का सही जवाब। चलिए दूसरे प्रश्न की तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। चलिए अब आपके स्क्रीन में दूसरा प्रश्न आ गया है। अब आप दूसरे प्रश्न पर आ गए हैं। चलिए इस प्रश्न को पढ़ेंगे आप और पढ़ने के बाद इसके सही विकल्प तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। दूसरा प्रश्न है, झारखंड में मिट्टी की शिल्पकारी को प्रोत्साहित करने के लिए माटी कला बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था। आपके सामने 4 विकल्प है, वर्ष 2017 को, वर्ष 2016 को, वर्ष 2018 को और वर्ष 2019 को। आप एक बार 10 से 20 सेकंड लगाएं और इस पर उचित विकल्प की ओर पहुंचे। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको विकल्प मिल गया होगा। ना मिलने की स्थिति कोई बात नहीं, मैं आपके जवाब बता रहा हूं। तो इसका जवाब है वर्ष 2016। तो यहां पर मैं यह बताना चाहूंगा कि झारखंड में जब हमारे इससे पहले जब केंद्र की जो बीजेपी की सरकार जो केंद्र में है, तो उनके द्वारा हमारे राज्य में ये पहला जो है रांची के बुंडू जो एक अनुमंडल माना जाता है, पहला वहां पर केंद्र स्थापित किया गया था। के उपरांत आज इस पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। तो जहां तक बुंडू की मैं बात करूं, पहला प्रशिक्षण केंद्र बुंडू में ही स्थापित किया गया था। और ऐसा इसीलिए क्योंकि बुंडू में पहले से ही अव्वल दर्जे का टेराकोटा का काम होता है, इसलिए बुंडू को इसके लिए चयनित किया गया। तो ये था इसके प्रश्न का सही जवाब। चलिए मैं तीसरे प्रश्न के जवाब की ओर पहुंचता हूं। चलिए आपके समक्ष आपके स्क्रीन में तीसरा प्रश्न आ चुका है और इस बार ये प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, निम्न में से किस मेले की शुरुआत नागवंशी शासन काल में हुई थी। अर्थात नागवंशी शासन की बहुत लंबी परंपरा रही है हमारे झारखंड में और उसी को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा कई तरह के मेले आयोजित किए जाते रहे होंगे। तो चलिए मैं उसी को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न आप तक लाया हूं। विकल्प है करमदहा मेला, इंद्र जत्रा, हथिया पाथर मेला और विशु मेला। 20 मिनट 20 सेकंड का समय लगाते हैं आप और उसके बाद सही जवाब की ओर आप अग्रसर हो जाएंगे। तो चलिए आपको जवाब मिल गया होगा और ना मिला कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि आप तक सही जवाब पहुंचाऊं। तो चलिए इसका सही जवाब है इंद्र जत्रा। तो इंद्र जत्रा का आगाज जो है ये नागवंशी शासन व्यवस्था से जोड़कर देखा जाता है। तो जितने भी नागवंशी शासक रहे हैं उनके द्वारा शुरुआती दौर पर इंद्र जत्रा का मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए इस तरह से मैं आपके प्रश्न पर आ रहा हूं और अब आपके पास चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन में आ रहा है। देख रहे हैं, मैं यहां बताते हुए कोशिश करूंगा कि
ये जो जेसीसी की जो परीक्षा होने वाली है उसमें इस बात की जो अनुशासन है, प्रश्नों का जो एक अपना डिसिप्लिन है, जो फॉर्मेट है, उसमें आपको झारखंड के इतिहास, झारखंड के भूगोल, झारखंड की कला संस्कृति, झारखंड की जनजाति, सरकारी योजनाएं, खेल, विभूतियां, साहित्य, पुरस्कार, सबको एक फ्रेम में रखकर 40 प्रश्नों का कलेवर तैयार किया गया है। तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि तमाम उन बिंदुओं पर आपकी दृष्टि जाए और पैनी दृष्टि जाए, ताकि एक भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। क्योंकि यदि आप 3 प्रश्नों गलत करते हैं तो 1 नंबर आपसे चूक जाता है, अर्थात नेगेटिव मार्किंग है इस परीक्षा में। चलिए, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन में है कि किस जनजाति में प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य मिलकर एक प्रतिनिधि समिति का गठन करते हैं जिनका प्रमुख करटाहा कहता है। तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर हमारे जो जनजातियां हैं झारखंड में, उन जनजातियों के अपने रिचुअल्स हैं, अपनी परंपराएं हैं, और उसी को दृष्टिगत रखकर उनके अपने प्रशासनिक या जो अपनी शासन व्यवस्था है उसमें ऐसे कई पदधारकों के नाम हैं। तो मैं बता दूं कि इसमें 4 जनजातियों के नाम आपके समक्ष प्रस्तुत है। आप इन विकल्पों तक जाएं। पहला बिरजिया, परहिया, बिंजिया और मालेर। तो इसका सही विकल्प होगा बिंजिया। तो ये जनजाति है। हमारे झारखंड में कई जनजातियां हैं, आपको पता ही है, 32-33 जनजातियां हमारे झारखंड प्रदेश में, जिसमें कई आदिम जनजातियां हैं। तो खैर, उन्हीं जनजातियों में से, कई जनजातियों में से एक बिंजिया जनजाति जो है उसकी उसमें ये संस्था या फिर एक पदधारक व्यक्ति होता है। चलिए, मैं पहले 5वें प्रश्न पर आपको ले जाने की कोशिश करूंगा। चलिए, आपके स्क्रीन में पहला 5वां प्रश्न आ गया है। आप इस 5वें प्रश्न को भी ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। याद रहे, परीक्षा में कभी कभी आपकी थोड़ी सी गलती, आपके ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी खतरा हो जाता है, अर्थात जाने हुए प्रश्नों को भी आप कभी कभी गलत कर देते हैं। ऐसी स्थिति में बेहद सहज होकर के आपको जवाब देना चाहिए। चलिए, 5वां प्रश्न आपके झारखंड की कला संस्कृति को दृष्टिगत रखते हुए मैंने बनाया है। बनम नामक वाद्य यंत्र, बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं हमारे जनजातियों के बीच में प्रचलन में है, तो उन्हीं वाद्य यंत्र का प्रयोग आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी जनजाति है जिनके द्वारा गीत के साथ संगत के रूप में, है ना, संगत के रूप में इस तरह का वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, जिसमें नारियल को काटकर उस पर चमड़ा लगा करके बनाया जाता है। तो इस तरह के प्रश्न दिए जा सकते हैं जो कला संस्कृति को दृष्टिगत रखते हुए आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप इस प्रश्न को देखें और इसके सही विकल्प तक पहुंचने की कोशिश करें। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने सही विकल्प चुन लिया होगा। मैं आपको बता दूं, इसका सही विकल्प है संथाल। तो संथाल जनजाति जो है हमारे झारखंड प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। उनके बीच में ऐसे वाद्य यंत्र चलन में है। चलिए, अब मैं आपको 5वें प्रश्न की ओर ले चलता हूं। चलिए, स्क्रीन पर आपका 6ठे प्रश्न आ चुका है। चलिए, 6ठा प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है और प्रश्न को अपनी ध्यान से, जैसे परीक्षा में आप भली भांति देखते हैं वैसे ही यहाँ भी देखें। बोकारो इस्पात संयंत्र को जल की प्राप्ति होती है। आपको यहाँ बताना है इन 4 विकल्पों में से बोकारो स्टील प्लांट जिसे कहते हैं उसे जल की प्राप्ति कहाँ होती है, इन 4 स्रोतों से कहाँ होती है। तो जो भी हमारे छात्र जो बोकारो के होंगे उनके लिए तो ये प्रश्न सहज होगा, लेकिन दूसरे जिलों से बच्चे शायद बेहद सहज नहीं हो पाते हैं। लेकिन विविधता युक्त इन प्रश्नों की श्रृंखला में आपको नवीनतम प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए, आपके पास प्रश्न है भी और विकल्प भी हैं। चलिए, मैं जवाब बिना विलंब पहुंचाता हूं। इसका जवाब है गारगादेव तेनुघाट। चलिए, इस तरह से आपने देखा कि आपके समक्ष में 6 प्रश्नों की श्रृंखला अब तक पहुंचा चुका हूं। अब मैं आपको 6ठे के बाद 7वें प्रश्न तक ले जाने की कड़ी में पहुंच रहा हूं। चलिए, 7वां प्रश्न है, झारखंड में जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए हैं उसको ध्यान में रख करके आपके समक्ष प्रश्न प्रस्तुत है। ध्यान से देखें, और जो भी गंभीर अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा की तैयारी में पूरी मुस्तैदी के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे पक्का विश्वास है कि मेरे प्रश्नों की श्रृंखला उन्हें पसंद आ रही होगी। और संस्थान के द्वारा हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस भी नियमित रूप से कराए जा रहे हैं, और छात्रों से आग्रह होगा कि वो संस्थान आकर के और अपनी जिज्ञासा पूरी कर ले। चलिए, प्रश्न आपके समक्ष है।
इनमें से बोल आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो आजकल देखिए एक नई परंपरा शुरू हुई है कि ऐसे शब्दावलियों से आपसे उम्मीद की जाएगी। तो आपके पास 4 कालखंडों के आधार पर कुछ विद्रोहों का ज्ञान दिया हुआ है कि 1873-74 में खरवार विद्रोह, गलत कौन है ये आपको तय करना है, अर्थात 3 इसमें सही है, 1 गलत है। तो आपको बता दूं कि जब आप इसकी व्याख्या देखेंगे तो खरवार विद्रोह हो, चाहे आप पहले ध्यान से देख लें कि इसकी व्याख्या क्या हो सकती है और उसके उपरांत हमें बताएं। प्रश्न संख्या 7। तो इसकी सही जो होगी व्याख्या, जो गलत हो सकता है वो संभवतः यही होगा, अर्थात तीसरा नंबर जो होगा ये वाला मानभूम। तो ये जो वीरभूम और मानभूम जो शब्दावली है ये समान प्रतीत होने वाले शब्द हैं। ऐसा ही एक शब्द हमारे पूर्वी जमशेदपुर क्षेत्र में अर्थात ईस्ट सिंहभूम क्षेत्र में दालभूम भी पड़ता है। तो एक वीरभूम हो गया, मानभूम हो गया, एक दालभूम हो गया, लेकिन यहाँ पर से गलत जवाब ये हो गया आप, अर्थात आप इसे चयनित करेंगे सी नंबर। वीरभूम तो बंगाल में हो गया आपको पता है, और मानभूम जो है सो धनबाद क्षेत्र को कहते हैं। तो ये क्षेत्र, ये जो कालखंड है इसमें सही घटना हुई थी, अर्थात वीरभूम का भूमिज विद्रोह 1832-33, और ये भी खरवार भी सही है। और सिद्धू कानू को पता है, सिद्धू कानू के द्वारा आंदोलन हुआ था जिसमें दोनों भाइयों को फांसी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो इस तरह से आपने देखा कि 7वें प्रश्न को मैं सांकेतिक व्याख्या के तहत ही पहुंच पा रहा हूं और मैं 8वें प्रश्न की ओर ले जाने की कड़ी में आप तक पहुंचने की कड़ी है। चलिए, तो 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन में अब आ चुका है, आप भली भांति देखिए। झारखंड के किस जलवायु प्रदेश में उच्च सापेक्ष आर्द्रता मिलती है? शब्द को समझिएगा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता मिलती है और जहां लू के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त रहता है। उम्मीद करता हूं कि जो छात्र झारखंड के भूगोल का अच्छा अध्ययन किए होंगे उन्हें इस प्रश्न की व्याख्या समझ में आ गई होगी। तो आप थोड़ा सा इसे ध्यान से देखने की कोशिश करें और इसके तह तक प्रश्न पहुंचने का प्रयत्न करें। तो चलिए, आप प्रश्न संख्या 7 में तक पहुंच चुके हैं। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 का विकल्प आप तक पहुंच गया है। तो मैं बता दूं, इसका सही जवाब जो होगा, ये जो क्षेत्र होता है पूर्वी सिंहभूम का जो क्षेत्र होता है ये अमूमन लू से मुक्त रहता है। यहाँ पर मुख्य बात है ये लू से मुक्त होने वाला, तो ये क्षेत्र लू से मुक्त होता है। सही विकल्प 8वें का ये होगा। चलिए, अब हम लोग 9वें प्रश्न पर आते हैं। 9वें प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार से आपके समक्ष पहुंच रही है। चलिए, झारखंड में राज्य सरकार के द्वारा पहला जनजातीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है ना, फर्स्ट ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन झारखंड की स्थापना की मंजूरी दी गई है, इसका मुख्यालय कहाँ होगा? ये प्रश्न है आपके समक्ष। तो इस तरह के नवीनतम प्रश्न जो करंट अफेयर्स को केंद्रित करके आप तक पूछे जा सकते हैं, तो उन प्रश्नों को भी आपको अपने संज्ञान में लेना होगा, क्योंकि परीक्षा में कभी भी कोई भी प्रश्न आप तक पहुंचा जा सकता है। तो मैं बता दूं कि झारखंड में फर्स्ट ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की मंजूरी हेमंत सरकार के कार्यकाल में ही दी गई है, और इसका मुख्यालय पूर्वी जमशेदपुर अर्थात पूर्वी सिंहभूम का जो जमशेदपुर है मुख्यालय, वहां पर ये इसका स्थापना करने का तैयारी कर ली गई है। ये देश का, झारखंड का पहला और देश का दूसरा यूनिवर्सिटी होगा जो ट्राइबल होगा। पहला यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश के अमरकंटक है ना, अमरकंटक जो जगह है जिसको आप जानते हैं, अमरकंटक यूनिवर्सिटी के नाम से शुरू किया गया है, और ये दूसरा झारखंड का हमारा ट्राइबल यूनिवर्सिटी होगा और झारखंड का पहला होगा। तो उम्मीद करता हूं कि 9 प्रश्नों की व्याख्या मैं पहुंचा चुका हूं। चलिए, 10वें प्रश्न तक मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, 10वां प्रश्न आपका है, भौगोलिक आधार पर निम्न विकल्पों में सबसे छोटा जिला कौन है? तो आपके पास प्रश्न पहुंच चुके हैं और आप इस प्रश्न की व्याख्या बता रहे हैं। बताने की कड़ी में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जियोग्राफिकली हमारे झारखंड में जितने दिए गए विकल्पों में कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका एरिया अर्थात क्षेत्रफल इन चारों विकल्पों में सबसे कम है? तो उस कड़ी में मैं बता दूं कि कोडरमा जिला जो है इसका क्षेत्रफल इन विकल्पों में सबसे कम है, अर्थात कोडरमा का जो है वो है 25
40 किलोमीटर स्क्वायर, ये कोडरमा के है। गढ़वा की जहां तक मैं बात करूं तो गढ़वा का ये हो गया। बोकारो की बात करूं तो बोकारो का है 2883 किलोमीटर स्क्वायर। और जहां तक दुमका की बात है, दुमका जो है सो दुमका को मैं जोड़ देता हूं 3716 किलोमीटर। तो यदि इन चारों विकल्पों में तुलनात्मक अध्ययन में करूं तो मुझे लगता है इसका सही विकल्प ये है। तो आपने देखा कि झारखंड के भूगोल को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रवार जिले की क्षेत्रफल को भी ध्यान में रख करके एक आध प्रश्न संभावित हो सकते हैं। तो चूंकि परीक्षक की अपनी दृष्टि होती है परीक्षा में प्रश्न पूछने की, वो हमारी और आपकी इच्छा से नहीं पूछ सकते, उनके अपनी पैटर्न होते हैं और चूंकि सिलेबस जो निर्धारित है उसी के इर्द गिर्द प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इस प्रश्न की व्याख्या में सही विकल्प आपको मिल चुका है और वो है कोडरमा जिले। इस तरह से 10 प्रश्न आप तक मैं साझा कर चुका हूं। आज मैं 40 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए अगला 11वां प्रश्न आप तक समक्ष पहुंच चुका है। अब मैं झारखंड के जो जनजाति है, शहरी क्षेत्र में रहने वाली एक समृद्ध जनजाति जिसे उरांव जनजाति कहते हैं, उनके कुछ रिचुअल्स पर केंद्रित करके एक प्रश्न लाया हूं और कह रहा है कि उरांव, ये जो उरांव जनजाति है, उरांव के धर्म के संबंध में कौन सी बातें असत्य है, अर्थात यहां पर आपको असत्य कथन का चयन करना है। तो उनके जो रिचुअल्स होते हैं उरांव जनजातियों के, उसमें उसी की चर्चा होनी चाहिए। तो पाहन गांव का धार्मिक प्रधान होता है, आपको असत्य का चयन करना है ना। तो चलिए, क्या ये सही है? पाहन गांव का धार्मिक प्रधान होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। पुजारा पाहन का सहयोगी होता है, ये भी कमोबेश सही है। जोंक हेड़पा को धांगर पुड़िया भी कहते हैं, ये भी सही है। ठीक है। और इस तरह से चौथा जो है विकल्प पर आते हैं तो यह मरांग बुरु लिखा हुआ है। ये मरांग बुरु संथालों के देवता माने जाते हैं, इनके देवता सिंहबोंगा माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में चौथा विकल्प मुझे असत्य प्रतीत होता है। तो आपको भी परीक्षा हॉल में उस सीमित अवधि में आपको ऐसे प्रश्न यदि देखने को मिले तो आप बिल्कुल सटीक और सही व्याख्या दर्ज कराएंगे। तो इस तरह से हमने आपको अभी आपके साथ 11वें प्रश्न का समाधान किया। चलिए हम लोग 12वें प्रश्न पर आते हैं। चलिए 12वां प्रश्न, हाल ही में रैयतों की परेशानी से निजात दिलाने हेतु हेमंत सरकार के द्वारा किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो ये जो पोर्टल है, ये झारखंड के करंट को, अर्थात जो हालिया प्रश्न है, हालिया घटनाएं हैं या हालिया जो उपलब्धियां हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न है। तो आज जो मैं आपके साथ जो प्रश्न साझा कर रहा हूं, इसमें आप महसूस कर रहे होंगे कि ये प्रश्न जेसीसी को ध्यान में रख करके मैंने बनाया है। बहुत जल्द झारखंड प्रशासनिक सेवा परीक्षा था जेपीएससी को केंद्रित करके जब मेरे प्रश्न आएंगे तो उसकी गुणवत्ता इससे भी ज्यादा निखरी हुई होगी, अर्थात वो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे, और जो मैं व्यक्तिगत अपने हौसले से बनाता हूं और छात्रों के हित के लिए बनाता हूं। चलिए, तो कौन सा पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो मैं बता दूं कि इसके 4 विकल्प आपके समक्ष आ चुके हैं। चलिए विकल्प के ध्यान में रख करके सही विकल्प खोजता हूं। सही विकल्प है झारखंड खैरियत पोर्टल। तो इसका सही विकल्प है। शेष विकल्पों पर भी आपकी दृष्टि जानी चाहिए। वैसे सांकेतिक व्याख्या में बता यही सकता हूं कि जो यहां तक जो दूसरा विकल्प है खैरियत पोर्टल, इसके बारे में बता दूं कि खैरियत पोर्टल जो है सो जब कोरोना काल में जो प्रवासी मजदूरों की जो आवाजाही करवानी थी, उस वक्त पलामू या गढ़वा प्रशासन के द्वारा खैरियत पोर्टल का आगाज किया गया था। तो खैर 4 विकल्प देने के बाद आपको सही विकल्प आप तक पहुंचाए जा चुके हैं, और ये आज के बाद में नियमित रूप से और सटीक व्याख्या के साथ शेष प्रश्नों को आप तक रखूंगा, उसकी व्याख्या भी रखूंगा। चलिए, आपको अगले प्रश्न का स्क्रीन आपके पास स्क्रीन में आ चुका है। चलिए ध्यान से देखेंगे। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आप भली भांति देखें और अगले 20 सेकंड के अंतर्गत आप उचित विकल्पों तक पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। प्रश्न फिर है आपके समक्ष कि निम्न में से कौन सा जलाशय परियोजना झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिला में स्थित नहीं है, अर्थात वेस्ट सिंहभूम में कौन सा ये जलाशय परियोजना नहीं है?
निम्न में से कोई एक है जो वहां नहीं है। तो मैं बता दूं कि यहाँ विकल्प जो दिए गए हैं उसे आप ध्यान से देखें और मैं आपको सही विकल्प की ओर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, आपके समक्ष सही विकल्प आ गया है। ये तीनों जो परियोजनाएं हैं, ये तीनों परियोजनाएं पश्चिम सिंहभूम में सर्वाइव कर रही हैं। यहाँ तक तीनों परियोजनाएं 1, 2 और ये पश्चिम सिंहभूम अर्थात जिसका मुख्यालय आपको पता है चाईबासा है। लेकिन सकरी, या इसको यहाँ सुकरी लिखा है, सकरी जलाशय परियोजना होनी चाहिए, ये दुमका में है। तो दुमका में होने के कारण मेरे प्रश्न से ये मेल नहीं खा रहा है, अर्थात नहीं है ये विकल्प जो है। ऐसी स्थिति में दुमका इसका सही विकल्प होगा। तो इस तरह से मेरे साथ आज आपने 13 प्रश्नों को अभी तक साझा किया है। चलिए, शेष प्रश्नों को हम त्वरित तरीके से करने का प्रयत्न करेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है आपके समक्ष 14वां प्रश्न, संख्या 14, अर्थात 14 प्रश्न तक पहुंच रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि झारखंड के प्रश्नावलियों में कुछ प्रश्न साहित्य से आएंगे, कुछ कला संस्कृति से आएंगे, कुछ यहाँ की भूगोल से आएंगे, इतिहास से आएंगे। तो चलिए, अगला प्रश्न मैं यहाँ के साहित्य से जोड़कर, यहाँ के कुछ साहित्यकारों की रचनाओं से जोड़कर, या जो बुद्धिजीवियों की रचनाएं हैं उनको वहां से एक प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूं। प्रश्न है, राहबर की राहजनी नामक पुस्तक किस झारखंडी विद्वान के द्वारा लिखी गई है? तो 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं, कृतिका पांडे, अशोक प्रियदर्शी, सरयू राय, दिवाकर मिंज। इन चारों विकल्पों में कोई एक विकल्प है जो इसके रचयिता है। तो चलिए, सही विकल्प है सरयू राय। सरयू राय के बारे में आप जानते हैं, जो वर्तमान में पूर्वी जमशेदपुर के विधायक हैं, है ना। पूर्वी जमशेदपुर से जिन्होंने अपने पिछले चुनाव में निवर्तमान जो मुख्यमंत्री रहे थे रघुवर दास, उन्हें हरा करके पूर्वी जमशेदपुर से सीट जीता उन्होंने, और वर्तमान में ये विधानसभा के सदस्य भी हैं। तो एक प्रखर व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं विधानसभा में, एक प्रखर आवाज है इनकी, और इन्होंने नहीं रचना की। तो ये जो पुस्तक है ये अयस्क घोटालों पर केंद्रित करके इस पुस्तक की रचना की गई है ना। तो उसी को केंद्रित करके इन्होंने ये पुस्तक का नाम दिया राहबर से राहजनी। चलिए, चौथा प्रश्न आप तक पहुंच चुका है। 14वां प्रश्न, अब मैं 15वें प्रश्न पर आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, अब ये आगे आपके पास प्रश्न हजारीबाग से जुड़ा हुआ। तो हजारीबाग के सूरज कुंड से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। सूरज कुंड का झारखंड का सबसे ज्यादा गर्म पानी का स्रोत माना जाता है। आपको इसके तापमान को इन 4 विकल्पों में चुनना है कि कौन सा तापमान उस कुंड का है, अर्थात सेंटीग्रेड में भी दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में भी दिया हुआ है ना। तो आप इसके सही विकल्प तक पहुंचने के प्रयत्न करेंगे। चलिए, विकल्प तक पहुंचने की कोशिश करें कि कौन सा इसका सही विकल्प होगा। तो चलिए, बिना विलंब किए मैं इसका जवाब बता दूं। इसका सही विकल्प ये है। तो जिन प्रश्नों में जरूरत होगी मैं वांछित व्याख्या जरूर आप तक पहुंचाऊंगा, और जहां पर संकेतों से बताई जा सकती है बातें, वो सब आप स्वतः उसको समझ सकते हैं। चलिए, मैं अगले प्रश्न पर आ रहा हूं। तो अगला प्रश्न जो है 16वें प्रश्न के रूप में आप तक आ चुका है, और प्रश्न है कि झारखंड में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है? तो झारखंड में जो जाड़े के दिनों में अक्सर हमें ऐसा महसूस होता है कि जाड़े के दिनों में वर्षा का एकाएक मतलब मौसम में परिवर्तन आ जाता है। तो ये जो जाड़े के दिनों में जो वर्षा जो होती है वो निम्न किसी एक भौगोलिक कारणों से होती है। तो इन चारों विकल्पों में आपको बताना है कि कौन सा जेन्युइन कारण होगा जिसके कारण जाड़े में वर्षा होती है। तो जब आप भूगोल को पढ़ते हैं, झारखंड का भूगोल पढ़ते हैं, भारत का भूगोल पढ़ते हैं, भारत की जलवायु पढ़ते हैं, मौसम के या मानसून में आने वाले निवर्तन और आगमन और निवर्तन पढ़ते हैं, तो बड़ी सरलता से आपको जवाब ऐसे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए, इसका सही जवाब है भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, अर्थात मेडिटेरेनियन सी, है ना। जो भारत का जो पश्चिमी एशियाई क्षेत्र का जो क्षेत्र है वहाँ भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर से चलने वाली जो चक्रवात होते हैं उनके कारण झारखंड में भी शीतकालीन क्षेत्र में वर्षा होती है। तो इसका विकल्प हो गया। चलिए, अब मैं आपकी व्याख्या वहां तक ले चलता हूं अगले प्रश्न के रूप में। 17वें प्रश्न आपका स्क्रीन में आ चुका है। चलिए, ध्यान से पढ़ेंगे आप। झारखंड सरकार के द्वारा पंचायती राज संस्था को मजबूत बनाने के लिए
कौन से अधिनियम, अर्थात कौन सा अधिनियम को अंग्रेजी में एक्ट कहा जाता है, तो कौन सा एक्ट बनाया गया है, आपको इसके जवाब तक पहुंचना है। बड़े ध्यान से इस तरह के प्रश्नों को आप परीक्षा हॉल में भी देखेंगे, ताकि आपसे किसी भी तरह की मानवीय भूल ना हो और त्रुटि रहित जवाब आप पहुंचा सकें, है ना। तो आप जरा ध्यान से देखें, और चारों विकल्प आपके समक्ष आ चुके हैं और इसका सही जवाब आपको तलाशना है। 2003, 2000, 2001, 2000। तो इस तरह से आप देखेंगे कि शब्दों के हेर फेर से आपको परीक्षा हॉल में भी इसी तरह से थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति तैयार हो जाएगी। घबराना नहीं है बिल्कुल, और सही जवाब तक पहुंचना है। तो चलिए, सही जवाब इसका है, आपको मैं बता दूं, इसका सही जवाब है ये, अर्थात झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत झारखंड में पंचायती राज संस्था को मजबूत बनाने के लिए किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न 18वें प्रश्न के रूप में आप तक स्क्रीन पर पहुंचने वाला है। नाबार्ड, इस शब्द को समझेंगे। नाबार्ड के द्वारा मेरा पैड मेरा अधिकार अभियान की शुरुआत झारखंड के किस जिले से शुरू की गई थी? तो आज से 2 वर्ष पहले मेरा पैड मेरा अधिकार नामक एक अभियान झारखंड में शुरू किया गया था, और ये शुरू किया गया था केंद्रीय महिला बाल कल्याण मंत्री जो वर्तमान में है स्मृति ईरानी के द्वारा। तो हमारे झारखंड प्रदेश के किसी जिले में उनका आना हुआ था, और वहाँ पर वहाँ के स्थानीय महिलाओं, खासकर महिला समितियों को निपुण करने के लिए, दक्ष बनाने के लिहाज से ये अभियान शुरू किया गया था। खासकर सैनिटरी नैपकिन जो महिलाओं के लिए ज़रूरत होती है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए ये किस जिले में शुरू की गई थी। तो यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि परीक्षा में आज से 1 साल पहले की घटनाएं या उससे पूर्व की घटनाएं, है ना, पिछले 2 या 3 वर्षों के भी करंट अफेयर्स एक आध प्रश्न आपसे जुड़ सकते हैं। तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप पिछले 2 वर्षों में घटित जो भी झारखंड के परिदृश्य में जितनी भी घटनाएं घटी हैं, उन प्रश्नों का और उनके जवाब के इर्द गिर्द आप अपने को रोक के रखें। चलिए, विकल्प आ गया, और सही विकल्प है पूर्वी सिंहभूम। तो पूर्वी सिंहभूम में आना हुआ था, और नाबार्ड के सौजन्य से झारखंड में इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई थी। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, और वो प्रश्न 19वें प्रश्न के रूप में है। चलिए, झारखंड में पर्यावरण मित्र, है ना, पर्यावरण मित्र और सतत विधियों के द्वारा पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी नीति अपनाई गई थी? अर्थात आपको इको टूरिज्म नीति सरकार के द्वारा, क्योंकि झारखंड में हमारे संभावनाएं बहुत हैं इको टूरिज्म का, अर्थात पर्यटन के अपार संभावनाएं हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इकोलॉजिकल जो टूरिज्म होता है उसको हौसला अफजाई के लिए एक नीति अपनाई गई है। तो वो कौन सी नीति है और किस वर्ष ये किया गया था, इसी को आपको बताना। तो चलिए, इसके विकल्प पर मैं विकल्प बता दूं बिना समय गंवाए। इसका सही विकल्प है ये। तो इस तरह से सरकारी योजनाओं को दृष्टिगत रखते हुए भी 2 या 4 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो छात्रों से अपेक्षा की जाती है, जितने भी गंभीर अभ्यर्थी हैं, इनसे अपेक्षा की जाती है कि आप भली भांति अपनी समग्रता के साथ सारे कोर्सेज को पढ़ेंगे, और आपके संस्थान के द्वारा, अर्थात अविराज IAS एकेडमी के इस बैनर के तहत मैं और मेरे साथी शिक्षकों के द्वारा आपको गुणवत्तापूर्ण प्रश्नों को पहुंचाने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। आपसे आग्रह है कि आप संस्थान आए, हमसे व्यक्तिगत तौर पर बातें करें, संवाद करें, और संस्थान से जुड़ करके लाभ उठाएं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आज आने वाला है, और वो 20वें प्रश्न के रूप में है। किस आदिम जनजाति, देखिए झारखंड में आदिम जनजाति भी रहते हैं, आपको पता होगा। उसी आदिम जनजातियों में से एक प्रश्न पूछा जा सकता है या नहीं भी पूछा जाए, लेकिन प्रश्नों का स्वरूप कुछ ऐसा हो सकता है। तो आपराधिक जनजाति अधिनियम 1876 के तहत किसे वर्गीकृत किया गया था? तो यहाँ पर थोड़ी सी तकनीकी त्रुटि हो गई है। आप इसे 1876 ना मान करके 1871 कर दें। तो उस वक्त के जो तत्कालीन गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उन्हीं द्वारा पूरे देश में ऐसे ट्राइब्स को, है ना, कुछ ऐसे ट्राइब्स हमारे देश में
उन्हें आपराधिक जनजाति के रूप में अर्थात क्रिमिनल, है ना, क्रिमिनल ट्राइब्स के रूप में वर्गीकृत किया गया था। तो क्या हमारे प्रदेश में ऐसी कोई जनजाति रहती थी क्या, या रहती है जिन्हें इस सूची में सूचीबद्ध किया गया था? तो ऐसे विकल्प भी यदि पूछे जाए तो आपके समक्ष इसका भी जवाब होना चाहिए। तो इस कड़ी में हमारा ये सही विकल्प ये होगा, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि झारखंड को केंद्रित करके मैंने प्रश्न बनाया है, इसलिए आपको झारखंड के इर्द गिर्द ही प्रश्नावली घूमते हुए मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न बिना समय गंवाए मैं प्रश्न संख्या 21 पर आता हूं। चलिए, मुंडारी भाषा में किस जिले को आंसुओं की नदी कहते हैं? तो इस तरह के भी कुछ अनछुए प्रश्न जो अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं, जो अनापेक्षित हो सकते हैं, लेकिन झारखंड के संदर्भ में हर एक उस अभ्यर्थी को जानने की आवश्यकता है। मुंडारी भाषा में किस जिले के आंसुओं, रिवर्स ऑफ टीयर्स कहा जाता है? तो चलिए उसकी व्याख्या में बता दो, और वह जिला लोहरदगा है। लोहरदगे को ऐसा उपनाम दिया जाता है मुंडारी भाषा में। इन सभी प्रश्नों की व्याख्या पीडीएफ के तौर पर आप तक पहुंच जाएगी, जिसमें समस्त प्रश्नों की विधिवत व्याख्या आप तक पहुंचाई जाएगी। क्योंकि अभी मैं क्लास ले रहा हूं और सांकेतिक व्याख्या ही कर पाऊंगा, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे लाभान्वित हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप तक पहुंच रहा है 22वें प्रश्न के रूप में। राज्य सरकार के द्वारा आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए जो योजना शुरू की गई है, उसमें इन चारों विकल्पों में आपको चुनना है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, अर्थात वर्तमान हेमंत सरकार के द्वारा ऐसे बच्चे जो स्कूल नियमित रूप से नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए कौन सा योजना जो है सो आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई। तो आपको बताना है इन चार विकल्पों में कोई एक विकल्प होगा। शुरू की गई है तो सही विकल्प है सेतु पाठ्य योजना। सेतु पाठ्य योजना के द्वारा ऐसी योजनाएं उन बच्चों के जो आउट ऑफ स्कूल्स हैं, जो किन्हीं कारणों से नियमित रूप से स्कूलों में नहीं पढ़ पाते, उनके लिए योजना का आगाज किया गया है। तो 22वें प्रश्न के साथ में अभी तक आपकी यात्रा हमारे साथ पहुंच चुकी है। चलिए 23वें प्रश्न तक हम पहुंचने की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न आपके स्क्रीन में आ चुका है। ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले, तो जैसा कि मैंने कहा कि प्रश्नों के विविधता भरे इस प्रश्न में एक आध प्रश्न खेल से संबंधित, एक प्रश्न आपके साहित्य से, एक प्रश्न कहीं और से, तो इस तरह से कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ऐसी कड़ी में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए आप उस कड़ी में प्रश्नों को आप देखने की कड़ी में चलिए यहां तक पहुंचे हैं कि ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को झारखंड सरकार ने कितने राशि देने का फैसला लिया है। तो उस कड़ी में आपको विकल्प बता दूं कि 2 करोड़ रुपए की राशि उन खिलाड़ियों को दी जाएगी सरकार के द्वारा जो ओलंपिक में गोल्ड जीतेंगे। आपको पता है कि ओलंपिक एक बहुत बड़ा खेलों का महाकुंभ कहा जाता है और इसमें गोल्ड मेडल लाना वैश्विक उपलब्धि मानी जाती है। तो झारखंड सरकार ने उन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि देने का दावा किया है, और इसके बाद जो सिल्वर मेडल जीतेंगे उनको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और जो ब्रॉन्ज लाएगा उनको 75 लाख दिया जाएगा, अर्थात 75 लाख की राशि दी जाएगी। इतना ही नहीं, यहाँ मैं बता दूं कि जो प्रतिभागी जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट मात्र करेंगे, अर्थात जो उनमें भाग लेंगे, उनके लिए सरकार ने 5-5 लाख रुपए देने तक का प्रॉमिस किया है। तो ये एक खेलों के क्षेत्र में उनकी बेहतरी के लिए या उनके प्रति उनका रुझान पैदा करने के लिए सरकार ने योजना बनाई। चलिए अगला प्रश्न 24वें प्रश्न के रूप में आप तक स्क्रीन में पहुंच रहा है। अब आपके 24वें प्रश्न में आपको मैंने झारखंड के कुछ कोयला क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न लाए हैं। देखिए कोयला क्षेत्र झारखंड राज्य में, तो वो देखना है आपको कि जिलवारा, पचवारा और छपरबिट्टा, ये कुछ ऐसे कोयला क्षेत्र हैं जहां से कोयले का उत्खनन होता है। तो झारखंड में ये जो 3 कोयला क्षेत्र हैं वो कहाँ पर है, क्या उनके क्षेत्र में, क्या इन विकल्पों में आप उन क्षेत्रों को ना देख सकते हैं। तो जितने भी छात्र छात्राएं जो आज मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि इस तरह के प्रश्नों पर भी अपनी नज़र दौड़ाएं। तो चलिए
आपको मैं बता दूं, इसका सही विकल्प है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। तो मैं राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का परिचय ये दे दूं कि झारखंड का जो संथाल परगना क्षेत्र है वो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र होता है, और वो क्षेत्र में ऐसे छोटे छोटे जो है सो कोयला के उत्खनन क्षेत्र है जिन्हें इस नाम से जाना जाता है। चलिए 24वें के बाद 25वें प्रश्न पर हमारी दृष्टि जा रही है, और 25वां प्रश्न है मुंडारी टूटकोठारी नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है। तो जैसा कि मैंने बताया कि साहित्य से जुड़े हुए प्रश्नों की कड़ी में एक आध प्रश्न आपके इर्द गिर्द रहेंगे, और उसको लेकर के आपको सजग रहना है और परीक्षा में ध्यान देना है। तो आपको बता दूं कि इसके 40 प्रश्नों की श्रृंखला में आज मैं पहुंचा हूं आपके समक्ष 25वें प्रश्न के साथ। ग्लैजडन डुंगडुंग, रामदयाल मुंडा, मनमसी मुंडू, रोज किरकिट्टा। चलिए सही विकल्प है मनमसी मुंडू। ये संथाली भाषा के विद्वान माने जाते हैं, मुंडारी भाषा के विद्वान माने जाते हैं, और इस शब्द का अर्थ होता है मुंडारी शब्दकोश। अर्थात जो मुंडारी की जो शब्दकोश होते हैं, डिक्शनरी होती है, उसे इस शब्दों से मुंडारी टूटकोठारी कहा गया है। शेष विकल्पों के बारे में भी आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए। वैसे मैं पीडीएफ के जरिए सारी व्याख्या शेष जो है, जैसे कि रोज किरकिट्टा हो गई, ये रांची की बहुत ही वयोवृद्ध लेखिका मानी जाती हैं, अभी भी 82 ईयर्स ओल्ड हैं ये, और ग्लैजडन डुंगडुंग सामाजिक कार्यकर्ता माने जाते हैं, इन्होंने भी कई रचनाएं लिखी हैं। और रोज किरकिट्टा की जहाँ तक बात है, साहित्य अकादमी के द्वारा इनकी रचनाएं पुरस्कृत हुई हैं, है ना। तो इस तरह से कई उपलब्धियों के साथ हमारे क्षेत्रीय जनजाति हमारे विद्वान हैं। चलिए मैं आ रहा हूँ 26वें प्रश्न के साथ। चलिए 26वां प्रश्न आपके स्क्रीन में आ गया, झारखंड कृषि का प्रदर्शन। अब देखिए, ऐसे जनरल प्रश्न जिसकी राष्ट्रीय पृष्ठभूमि से उसका तुलनात्मक आपसे अपेक्षा की जाएगी। तो अब देख रहे हैं झारखंड कृषि का प्रदर्शन क्या है। राष्ट्रीय औसत से बहुत उच्चतर है, राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न है, राष्ट्रीय औसत से एकदम बराबर है, या राष्ट्रीय औसत से मामूली सुधार है। तो इस तरह के भी कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रश्न, जिसकी आप अपेक्षा भी नहीं करेंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए उस स्थिति में हमारा झारखंड राज्य जो है नेशनल एवरेज से बहुत कम है, अर्थात यही इसका सही विकल्प है। तो चलिए 26वें के साथ हमारी व्याख्या अब 27वें प्रश्न की ओर आ रही है। झारखंड के किस स्थान पर पुरातात्विक काल के आखेट, है ना, आखेट का तात्पर्य यहाँ हंटिंग से है, आखेट मतलब हंटिंग, तो हंटिंग के कुछ तस्वीरें प्राप्त हुई हैं जो पुरातात्विक है, जिसमें हिरन और भैंस का चित्र दिखाया गया है। तो ऐसे कुछ एंशियंट एज के कुछ ऐसे तस्वीरें भी मिली हैं, और ये उत्खनन या खुदाई के बाद हमारे वैज्ञानिकों को, पुरातात्विक वेत्ताओं को प्राप्त हुआ है। तो इन चारों विकल्पों में इस तरह के विकल्प कहाँ मिले हैं, या इस तरह का उत्खनन का अवशेष कहाँ मिला है। चलिए मैं बता दूं, भवनाथपुर गढ़वा जो है वहाँ पर इस तरह के हालिया वर्षों में ऐसी उपलब्धियाँ मिली हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि अभी तक मैं आप तक 27 प्रश्नों के साथ मैं पहुंच चुका हूं। चलिए 28वें प्रश्न के साथ हम लोग पहुंचते हैं। और चलिए अब मध्यकाल इतिहास, भारत के मध्यकालीन इतिहास जो झारखंड से जुड़ाव रखता है, उससे ली हुई एक प्रश्न आप तक पहुंच गया है। पाल वंश के शासकों के बाद सेन वंश के किस शासक के शासनकाल में बख्तियार खिलजी ने छोटानागपुर झारखंड के मार्ग से छिपकर बंगाल के नादिया जो बंगाल में है उस पर आक्रमण किया था। तो इस पर आपको अपनी व्याख्या बतानी है। थोड़ा प्रश्न को ध्यान से आप देख लें, और देखने के उपरांत आप इसके सही विकल्प तक पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप प्रश्न को पहले ध्यान से देखेंगे। तो 4 सेन वंश के 4 शासकों का नाम दिया हुआ है, विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन और सामंत सेन। तो मैं बता दूं इसका सही विकल्प, उम्मीद करता हूं कि आप देख चुके होंगे प्रश्न तक और इसके विकल्प तक। चलिए सही विकल्प इसका है लक्ष्मण सेन। इसका सही विकल्प क्या है? लक्ष्मण सेन। तो थोड़ी सी मैं बता दूं कि लक्ष्मण सेन के बारे में बता दूं कि लक्ष्मण सेन जो थे ये वैष्णव धर्म के अनुयायी माने जाते थे, और इनके शासनकाल में अर्थात 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी नादिया पर आक्रमण करके जीत कर हासिल किया था। तो सेन वंश की जो वंशावली है उसमें बता दूं कि सेन वंश के वंशावली में सबसे पहले सामंत सेन हुए थे, उसके बाद विजय सेन हुए थे,
और उसके बाद बल्लाल सेन और तब लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन इस वंशावली का चौथा शासक था। आज इसका कालखंड था 1158 से लेकर के 1100, ये लक्ष्मण सेन 1178 से लेकर के 1205 की काल अवधि जो थी, ये लक्ष्मण सेन की काल अवधि थी। और इसी कालखंड में खिलजी वंश का शासक बख्तियार खिलजी छोटानागपुर के झारखंड राष्ट्र के होते हुए बंगाल पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये था आपके पास 28वें प्रश्न तक की यात्रा। चलिए मैं आप तक 29वें प्रश्न के साथ पहुंच रहा हूं। जोहार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जोहार योजना, आप जानते हैं कि जोहार हमारे झारखंड की संस्कृति का एक ऐसा शब्द जो यहाँ के एक दूसरे के साथ अभिवादन के लिए प्रयुक्त होता है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए एक योजना का आगाज किया गया है जिसके मुख्य उद्देश्य आपको बताने हैं। अभी तो एक नई जानकारी आप तक पहुंच रही होगी कि राज्य सरकार ने समस्त अधिकारियों को एक आदेश निर्गत किया है कि सभी अधिकारी जब अपने अपने क्षेत्र पर रहेंगे तो संबंधित लोगों से जब संवाद करेंगे तो जोहार शब्दावली से एक दूसरे को संबोधित करेंगे। तो चलिए, जोहार योजना का मुख्य उद्देश्य इनमें क्या है आपको बताना है। अब ध्यान से प्रश्न को देखें और 29वें जवाब तक पहुंचने की चेष्टा करें। चलिए, जवाब पढ़ चुके होंगे आप और सही जवाब आपके स्क्रीन पर है, और वो जवाब है बेरोजगारी को दूर करने और निर्धन परिवार की लड़कियों की शादी हेतु सहायता प्रदान करते हुए जोहार योजना का मेन उद्देश्य माना जा सकता है। तो चलिए, 29 प्रश्न की व्याख्या आप तक हो चुकी है। चलिए, मैं 30वें प्रश्न तक आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। 30वां प्रश्न आपके स्क्रीन में आ गया। पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के किस किनारे पर स्थित है? तो ये जिन अभ्यर्थियों ने झारखंड के भूगोल को या झारखंड के मानचित्र का अध्ययन किया होगा उन्हें पता होगा कि पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड के किस कोने पर है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से, और ये बेहद सरल प्रश्न है इसलिए इसकी व्याख्या में कोई विलंब ना करते हुए मैं जवाब बता रहा हूँ। दक्षिणी पूर्वी कोना जो है ये इसका सही विकल्प होगा। चलिए, अब मैं 31वें प्रश्न पर आ रहा हूँ। 31वें प्रश्न पर आपकी व्याख्या पहुंच रही है। और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में झारखंड भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान रखता है? देखिएगा ध्यान से। एसटी के मामले में, एसटी जो हमारा ट्राइब है हमारे झारखंड का, बहुसंख्यक आबादी एसटी हमारे यहाँ है। एसटी में मतलब बाकी तो सभी हैं लेकिन एसटी भी हमारे यहाँ। तो झारखंड के भारतीय राज्यों में हमारा रैंकिंग क्या है? क्या हम दूसरे स्थान पर हैं, क्या चौथे या छठे या आठवें? तो यहाँ पर मैं बता दूं हमारा स्थान जो है सो छठा है। अगर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो सर्वाधिक स्थान नंबर 1 पहला स्थान रखता है मिजोरम, जहां मैं बता दूं कि 98% से भी ज़्यादा 94% से 95% के आसपास ट्राइब रिसाइड करते हैं वहां पर। तो ऐसी स्थिति में हमारा झारखंड जो है सो अभी तक के 2011 के सेंसस के हिसाब से छठे स्थान पर है। चलिए, अब मैं 31 प्रश्न तक पहुंच चुका हूं। अब मैं 32वें प्रश्न पर आ रहा हूं। संथाल जनजाति के पर्व और उसके मनाए जाने के उपलक्ष्य को लेकर के आपको सही मिलान करना है। तो थोड़ा सा इस प्रश्न को मैं यहाँ तक कर दूं। पहले इस प्रश्न को पढ़ लें आप कि संथाल जनजाति के पर्व और उसके मनाए जाने वाले उपलक्ष्य का सही मिलान करें। बहा पर्व, एरोक पर्व, हरियाण पर्व, सकरात पर्व, और उसके विकल्प आपको दिए गए हैं कूट के मिलान के साथ। थोड़ा सा प्रश्न को देखने के बाद आप चौथे विकल्प तक भी आने के प्रयत्न करेंगे। तो भली भांति आप देख लें इस प्रश्न को और उसके उपरांत इसके विकल्प तक पहुंचने की चेष्टा करें। उम्मीद करता हूं आपने देख लिया होगा। एक बार पुनः देख लें प्रश्न को और देखने के उपरांत इसके सही विकल्प तक पहुंचने की कोशिश करें। चलिए, तो इसका सही विकल्प जो है आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका जो सी नंबर जो है, इसका जो सी तीसरा विकल्प है, उम्मीद करता हूं देख चुके होंगे। ये इसका सही विकल्प है ना? सही विकल्प आप देख सकते हैं, इसके सही विकल्प में यही है। चलिए, अब मैं आपको अगले प्रश्न पर ले चलता हूं, अर्थात अब हम लोग 33वें प्रश्न पर आ गए हैं। फिर पुनः मैं इन्वायरमेंट, झारखंड के इन्वायरमेंट को ध्यान में रख करके एक प्रश्न फिर ले आया हूं आपके समक्ष। तो याद रहे कि इस परीक्षा में प्रश्न बेहद सरल नहीं पूछे जाते हैं। ये एक दिवसीय परीक्षा है, लेकिन
आपकी नियुक्ति सेक्शन ऑफिसर की हैसियत से होती है, सचिवालय में आप अपॉइंट होते हैं, इसलिए आप इतनी सहजता से हर एक उस प्रश्न को नहीं ले सकते। तो चलिए, पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 के अंतर्गत झारखंड के किस वन्य प्राणी को संरक्षित क्षेत्र दिया जा रहा है, अर्थात इनमें से कौन सा है जिसे झारखंड में संरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया जा रहा है। तो चूंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी टूरिज्म नीति पर काफी बल दिया है सरकार ने, तो इसको ध्यान में रख करके जो विकल्प है विशेष बल दिया जा रहा है। तो इसमें फिलहाल दलमा को प्राथमिकता दी गई है, तो इसका दूसरा विकल्प इसका सही होगा। चलिए, आपको आपके बाद अब स्क्रीन में 24वें 34वें प्रश्न आ चुके हैं। नागवंशी शासकों के संबंध में ऐतिहासिक तथ्यों की विचार करें। ये हिस्टोरिकल कुछ फैक्ट है जो नागवंशी शासकों के संदर्भ में आप तक पहुंचाई गई है। कि फणिमुकुट राय के राज्य में कुल 66 परगने थे। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये विचार करना है आपको। दूसरा, फणिमुकुट राय ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को आश्रय दिया था। तीसरा, फणिमुकुट राय ने भवराय श्रीवास्तव को अपना दीवान बनाया था। और नागवंश राज्य के उत्तर में पंचेत राज्य था। इन चारों विकल्पों को दृष्टिगत रखते हुए आपसे अपेक्षा की गई है कि इसमें असत्य कथन का चयन करें। तो चलिए, असत्य एक कथन हो चाहे कई कथन हो सकते हैं, तो उनमें चयन करना है कौन सा कथन असत्य है। तो मैं बता दूं, इसमें शेष ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। जहां तक पंचेत की बात है, ये नागवंशी शासकों के उत्तर में नहीं था बल्कि पूरब में था। जो झारखंड का जो मानभूम क्षेत्र होता है वो पंचेत राज्य था, है ना। जिनका आपको पता है कि उनका जो राज्य चिन्ह था कपिला गाय की पूंछ, है ना, कपिला गाय की पूंछ उनका राज्य चिन्ह हुआ करता था पंचेत राज्य का। तो झारखंड का इतिहास बेहद समृद्ध इतिहास है। जो व्यक्ति या जो अभ्यर्थी पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें झारखंड बहुत आकर्षित करता है सूचनाओं से। तो इसका सही विकल्प होगा ये। तो 34 प्रश्नों की यात्रा अभी तक हमारी पूरी हो गई है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 35वें पर। 35वां प्रश्न आपके स्क्रीन में आ चुका है। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में साहेबगंज स्थित तेलियागढ़ी, देखिएगा ध्यान से, तेलियागढ़ी किले का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? देखिए, मैं परंपरागत प्रश्नों से हटकर कुछ प्रश्न पूछने की मेरी आदत रही है शुरू से, या तैयार करता हूं मैं, और कमोबेश परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने ये नहीं पूछा कि तेलियागढ़ी किला कहाँ स्थित है, मैंने यहाँ प्रश्न का कलेवर बदल दिया, अर्थात फॉर्मेट बदल दिया। तो आपको यहाँ पर शताब्दी को ध्यान में रख करके आपको पूछना है, बताना है। तो आज ये धरोहर जो है, तेलियागढ़ी का जो किला है, मुगल और सल्तनत काल का एक माना जाता है अवशेष, और बंगाल का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो इसकी जो है निर्माण जो है सो 15वीं शताब्दी में किया गया था। तो अभी आपके समक्ष 35वें प्रश्न की व्याख्या पहुंचा चुका हूं। चलिए हम लोग 36वें प्रश्न पर चलते हैं। 36वें प्रश्न की व्याख्या में आप पहुंच चुके हैं। पुनः नागवंशी शासन में भूमि की स्वामित्व के आधार पर, तो इतिहास को केंद्रित करके भी प्रश्न आपकी समझ पहुंच रहे हैं। कह रहा है कि नागवंशी शासन व्यवस्था में झारखंड में भूमि कौन सी बातें सत्य हैं। तो क्या भूमि का निजी स्वामित्व था, क्या भूमि का सामूहिक स्वामित्व था, क्या भूमि का सामूहिक स्वामित्व था लेकिन राजा के अधिकार में था? ये इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह के कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न जब आप तक पहुंचेंगे तो आपका ज्ञान, आपकी जिज्ञासा और आपका जो अध्ययन का जो तौर तरीका होगा उसमें किस तरह के परिवर्तन की अपेक्षा की जाती है। तो चलिए मैं इसका जवाब तक पहुंचा रहा हूं। नागवंशी शासन काल की जो व्यवस्था रही है, शासन व्यवस्था, उसमें ये व्यवस्था इसके भूमि का जो सामूहिक कलेक्टिव जो है सामूहिक प्रॉपर्टी जो है सो कलेक्टिव रहती थी। ठीक है, राजा उस पर एक अपनी सुपरविजन रखता था लेकिन सामूहिक स्वामित्व रहता था। तो 36वें प्रश्न की व्याख्या हो चुकी है। और चलिए अब 27वें 37वें अर्थात मात्र 3 प्रश्न शेष रह गए हैं आज के इस सत्र के समापन पर। तो 37वां प्रश्न आपके स्क्रीन में इस प्रकार है। मलूटी मंदिर जो झारखंड के दुमका जिले में स्थित है वो कितने मंदिरों का समूह है? बेहद सरल प्रश्न है और इस सरल प्रश्न की व्याख्या भी आप
वन लाइनर प्रश्न की तरह है, चलिए बता दीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप बता चुके होंगे, आप सही विकल्प तक पहुंच चुके होंगे। मेरे हिसाब से सही विकल्प है 108 मंदिरों का समूह है। ठीक है, चलिए 38वें प्रश्न पर मैं हमारी बात पहुंच चुकी है और 38वां प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है। होड़ संवाद नामक संथाली भाषा की पत्रिका है ना, होड़ संवाद नामक एक पत्रिका है जो कि अखबार है। ठीक है, इसका संपादन कहाँ से किया गया था? मैं यहाँ ये नहीं पूछ रहा हूँ कि संथाली भाषा की इसके रचनाकार कौन है, होड़ संवाद, लेकिन मैंने यहाँ पर प्रश्न के थोड़ा सा कलेवर बदल दिया। और वो इसलिए किया क्योंकि परीक्षा में आप जो सोचते हैं उसके विपरीत कभी प्रश्न का दायरा बदल जाता है। तो परीक्षा हॉल में बच्चों को मैंने देखा है कि वो थोड़े से हताशा की स्थिति में आते हैं कि इस प्रश्न की व्याख्या हमने उम्मीद नहीं की थी और वो आ गया। चलिए, तो मैं यहाँ पर चारों जिले जो दे रहा हूँ, चूंकि संथाली भाषा है तो संथाली जिले भी होंगे, लेकिन यहाँ पर वो मैं आंसर आ जाएगा आपका दुमका। ये तीनों जिले भी संथाल से ही हैं, फिर भी आपको यहाँ पर ये दर्ज करना होगा। चलिए, आज के प्रश्न का 39वां प्रश्न आपके समक्ष आ रहा है। झारखंड विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो महिला एमएलएज है ना, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन झारखंड। तो अभी तक नवीनतम प्रगति के आधार पर आज से कुछ महीने पहले तक झारखंड में विधानसभा के महिला सदस्यों की संख्या हुआ करती थी 10, लेकिन मांडर में हुए उपचुनाव के बाद है ना, शिल्पी नेहा तिर्की जो बंधु तिर्की की पुत्री हैं, उनके चयनित होने के बाद झारखंड में विधानसभा के महिलाओं की संख्या अपडेट होकर के अब 11 हो गई है विधायकों की संख्या, है ना, जिसमें आपको पता है सबसे ज्यादा विधायकों की संख्या किस पार्टी की है? कांग्रेस पार्टी की है। यदि ऐसा भी कोई प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक महिला विधायक की संख्या किस राजनीतिक दल की है, तो आप बताएंगे कांग्रेस की। शेष जो है उसमें आपको झारखंड में जेएमएम और बीजेपी है ना, इन दोनों के हैं। तो इस तरह से आज की इस प्रश्नों के एपिसोड में मैंने 39वें प्रश्न तक आप तक अपनी यात्रा पहुंचाई है। चलिए, आज के इस सत्र के समापन का अंतिम प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, अर्थात 40वां प्रश्न आ चुका है। पलामू में कौन सी तेल बीज का अधिकतम मात्रा में उत्पादित होती है? तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में कोई एक विकल्प है जिसका संदर्भ पलामू के जिले से, यहाँ पलामू क्षेत्र से है। तो बिना विलंब करते हुए मैं जवाब बता दूं, इसका जवाब है तिल का तेल। तिल का तेल इसका सही विकल्प होगा। ठीक है ना, तो आप इस पर मुहर लगा दें, तिल के तेल। तो छात्रों, आज मैं आपके समक्ष उपस्थित होकर के झारखंड सीजीएल की परीक्षा को केंद्रित करते हुए प्रश्नों का एक छोटा सा नमूना आप तक पहुंचाने का मैंने प्रयत्न किया। और इस कड़ी में मेरी इस प्रस्तुति में मैंने कोशिश किया कि गुणवत्तावत प्रश्न आप तक पहुंचे। आने वाले दिनों में और नियमित रूप से मैं इस परीक्षा को केंद्रित करके दूसरे प्रश्न अर्थात जीएस के भी 30 प्रश्न, जनरल विज्ञान, सामान्य विज्ञान के भी 20 प्रश्न समेत पूरे 10 प्रश्नों की श्रृंखला आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इतना ही नहीं, हमारे संस्थान के द्वारा जेपीएससी पीटी मुख्य परीक्षा और यूपीएससी के फाउंडेशन कोर्सेज के साथ साथ 2024 के फाउंडेशन कोर्सेज और 2023 की टेस्ट सीरीज यूपीएससी हिंदी और अंग्रेजी मीडियम, ये हमारे संस्थान के द्वारा मैं और मेरे साथी शिक्षकों के मार्गदर्शन से संस्थान के द्वारा दिया जा रहा है। जितने भी इच्छुक छात्र जो हमारे संस्थान से नियमित रूप से जुड़ना चाहते हैं, वो संस्थान को संपर्क करें और संस्थान से शेष जानकारियां हमारे कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस प्रस्तुति से आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। बहुत जल्दी मैं नए वीडियोस के साथ, नए प्रश्नावलियों के साथ आप तक पहुंचने की तैयारी में हूं। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।